गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम पढ़ा, उसके बाद हमने ऊष्मा रसायन ये थर्मोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। हमारे पास जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था उसकी कुछ कमियां थीं, या आप कह सकते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस थीं, जिसकी वजह से हमको एक दूसरे नियम की आवश्यकता पड़ी जो कि कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रथम नियम की क्या सीमाएं थीं और दूसरे नियम की, थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ एंड नीड ऑफ सेकंड लॉ। देखिए, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। पहली लिमिटेशन है कि ये जो प्रथम नियम है ये हमें एक संबंध देता है। किस में संबंध देता है? किसी निकाय द्वारा किए गए कार्य और अवशोषित ऊष्मा की मात्रा में, लेकिन ये ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। अर्थात ये नियम ये प्रतिबंध नहीं लगाता कि ऊष्मा केवल उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही बहेगी, जबकि हम जानते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि निम्न ताप से हम बिना बारीक करके ऊष्मा को उच्च ताप की वस्तु तक प्रवाहित करें। जैसे मैं आपको क्लियर करने के लिए बताती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास बर्फ़ है जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी है। तो क्या होगा? पानी से ऊष्मा बर्फ़ की तरफ जाएगी स्वतः ही। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बर्फ़ से ऊष्मा लेके और पानी को दे दें, यानी पानी और गर्म हो जाए, बर्फ़ और कम टेम्परेचर पर आ जाए। ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो इस तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगी। ये हम प्रथम नियम से ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात प्रथम नियम किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा में एक निश्चित संबंध स्थापित करता है, परंतु ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर प्रतिबंध नहीं लगाता। वस्तुतः ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही प्रवाहित होती है। इंग्लिश में मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट लॉ डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। वी नो that heat flows from higher temperature to lower temperature, but this restriction cannot be imposed by the first law of thermodynamics. It only tells the relation between the work done by the system and heat absorbed by the system. तो ये एक लिमिटेशन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगेन, अब प्रथम नियम की सहायता से हम ये नहीं ज्ञात कर सकते कि ये जो परिवर्तन है वो अपने आप होगा अथवा नहीं। प्रथम नियम की सहायता से ये ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कोई परिवर्तन या प्रक्रम स्वतः ही संपन्न होगा अथवा नहीं। द फर्स्ट लॉ डज नॉट एक्सप्लेन about the spontaneity of a process. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर से पानी अपने आप नीचे गिरता है, लेकिन नीचे से पानी ऊपर बिना कार्य किए नहीं जाएगा। तो ये परिवर्तन अपने आप होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ज्ञात नहीं होता। तीसरी लिमिटेशन है, प्रथम नियम कहता है कि हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन ये बात ऊष्मा ऊर्जा और कार्य ऊर्जा के लिए लागू नहीं होती।
हम जानते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा को कभी भी पूरी तरीके से कार्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा प्रथम नियम नहीं बताता। प्रथम नियम तो कहता है कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, तो कार्य भी ऊर्जा का ही एक रूप है ऊष्मा। तो ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में पूरी तरीके से परिवर्तित किया जा सकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्णतः कार्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बात हमें ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से ज्ञात नहीं होती। According to the first law of thermodynamics, one form of energy can be converted to other form of energy completely. But this law does not indicate that heat energy cannot be converted into work energy totally. हीट एनर्जी को पूरी तरीके से वर्क एनर्जी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये बात भी ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से एक्सप्लेन नहीं होती। तो इन लिमिटेशंस को देखते हुए, इन सीमाओं को देखते हुए हमें एक अन्य नियम की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे कहा गया ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रथम नियम की कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस थीं। इन लिमिटेशंस को देखते हुए या इन्हें दूर करने के लिए हमें एक अन्य नियम की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये नियम कैसा होना चाहिए? ये नियम ऐसा होगा जो इन लिमिटेशंस को या इन कमियों को दूर कर सके। इस नियम से हमें ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा का ज्ञान होता है। हम जानते हैं ऊर्जा अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर प्रवाहित होती है। इसकी सहायता से कोई प्रक्रम स्वतः स्फूर्त होगा या नहीं होगा, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। इस नियम की सहायता से साम्य अवस्था के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, इनका भी ज्ञान प्राप्त होता है। द्वितीय नियम की सहायता से ये भी ज्ञात किया जाता है कि अवशोषित होने वाली ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा। हमने अभी क्या देखा कि अवशोषित होने वाली संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, तो उसका कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा, इसकी जानकारी हमें ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से पता चलती है। तो द्वितीय नियम जो है ऊष्मा गतिकी का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये प्रथम नियम की सभी कमियों को, सभी लिमिटेशंस को दूर करता है। कैसे? इसकी सहायता से हमें ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा का ज्ञान होता है कि ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा। इसकी सहायता से ये पता लगता है कि कोई प्रक्रम अपने आप स्वतः ही होगा या नहीं होगा। इस नियम की सहायता से हमें ये भी पता लगता है कि इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था प्राप्ति के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, और इससे ये भी पता लगता है कि अवशोषित होने वाली ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। टू ओवरकम the limitations of first law of thermodynamics, another law is required, and this is known as second law of thermodynamics. What is the need of second law of thermodynamics? It is required to overcome the limitations of first law of thermodynamics. Now the second law is very useful. The second law is very useful. काय के लिए? It gives us the direction of flow of energy. It gives us the direction of flow of energy. It tells about the spontaneous process. It gives an idea about the essential conditions to attain the equilibrium.
It also indicates that how much amount of energy absorbed is converted into work. क्या क्या पता चलता है हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? नंबर 1, it gives the direction of flow of energy. Number 2, it tells about the spontaneous process. Number 3, it gives the idea about the essential conditions to attain the equilibrium. Number 4, it also indicates that how much amount of energy absorbed is converted into the work. एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, क्या क्या पता चलता है हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से? नंबर 1, ये ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा का ज्ञान कराता है. नंबर 2, इसकी सहायता से प्रक्रम के स्वतः स्फूर्त होने का पता चलता है. नंबर 3, इसकी सहायता से इक्विलिब्रियम के लिए, साम्यावस्था के लिए आवश्यक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है. नंबर 4, द्वितीय नियम की सहायता से ये ज्ञात होता है कि अवशोषित होने वाली ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा. अब हम बात कर रहे थे स्वतः प्रक्रम की या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की. तो अब हम देखते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है. तो किसी निकाय में बिना किसी बाहरी साधन के सहायता से होने वाले प्रक्रम स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रम कहलाते हैं. द प्रोसेस टेकिंग प्लेस विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस. दैट इज, धारा का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहना, पानी का ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ बहना, ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ बहना, ये सब प्रक्रम क्या है? स्वतः प्रक्रम है या स्वाभाविक प्रक्रम है, या आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. क्यों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? क्योंकि इनको करने के लिए किसी बाह्य साधन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी. तो हम इनको क्या कहेंगे? स्वतः प्रक्रम या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वाभाविक प्रक्रम और नेचुरल प्रोसेस. तो जितने भी प्रोसेस अपने आप होते हैं, स्वतः होते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए. अब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये नियम अभी आप जान चुके हैं कि प्रथम नियम की जो लिमिटेशंस हैं या कमियां हैं उनको दूर करता है, सीमाओं को दूर करता है. अब इसको हम कुछ स्टेटमेंट या कथनों के रूप में बता सकते हैं. अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कथन देकर इस द्वितीय नियम को समझाया. तो अब हम देखेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम कहता है, नंबर 1, ऊष्मा किसी भारी साधन की सहायता के बिना ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती. फिर से समझ लीजिए, ऊष्मा किसी बाह्य साधन की सहायता के बिना ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती. द हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी. क्या मतलब? आप जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह किधर, कहाँ से किधर, किधर से किधर होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ. जो वस्तु गर्म है उससे उसका ताप धीरे धीरे कम होता जाएगा और ठंडी वस्तु का ताप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा यदि इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में या कांटेक्ट में लाया जाता है. तो
कॉमन सी बात है, कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि हमें बाह्य साधन की आवश्यकता ना हो, बाह्य रूप में कार्य नहीं किया जाए। तो वही स्टेटमेंट है, द हीट कैन नॉट फ्लो, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ये प्रथम स्टेटमेंट है या पहला कथन है। दूसरे जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो लिमिटेशन था कि ऊष्मा किस कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, उसको दूर करता है, उस कमी को दूर करता है और बताता है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होगा। दूसरा, हमने कहा था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं बताता है कि कोई प्रक्रम स्वाभाविक है या नहीं, है ना। तो अब द्वितीय नियम का कथन स्टेटमेंट कहता है कि सभी स्वाभाविक या स्वतः प्रक्रम साम्य अवस्था प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। सभी स्वाभाविक या स्वतः प्रक्रम साम्य अवस्था प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। ऑल स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस उस दिशा में हो चलेगा जहाँ से कि साम्य अवस्था को प्राप्त किया जा सके, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया जा सके। तो ये डायरेक्शन हो गई कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नहीं। यदि इक्विलिब्रियम स्टेट साम्य अवस्था प्राप्त हो रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और यदि नहीं हो रही है साम्य अवस्था प्राप्त इक्विलिब्रियम तो वो स्पॉन्टेनियस या स्वाभाविक नहीं होगा। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देखिए, दो ऑब्जेक्ट है, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कम है और जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर हॉट ऑब्जेक्ट से ऊष्मा कोल्ड ऑब्जेक्ट ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो तो क्या होगा? जो गर्म वस्तु है उसका ताप धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो ठंडी वस्तु है उसका ताप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। साम्य अवस्था कब आएगी? जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह, ये स्वाभाविक या स्वतः प्रक्रम होगा। इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, one is hotter and other is cooler, when the heat flow from hot object to cool object, the temperature of hot object decreases and the temperature of cooler object increases slowly. And one condition may come when the temperature of both the objects becomes equal, and this is the condition of equilibrium. So the process of flow of heat from hot object to cold object is proceed in the direction of attaining equilibrium. So it is a spontaneous or natural process. इसी तरीके से ये सेकंड स्टेटमेंट हुआ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसका तीसरा स्टेटमेंट ऊष्मा और कार्य में संबंध बताता है। अभी हमने क्या देखा था कि जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसको हम पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हो सकता है? ये हमें पता लगता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्या? निकाय या पारिपार्श्विक के किसी भाग में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को उसके समतुल्य कार्य में
परिवर्तित करना असंभव है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि यदि हम किसी निकाय या पारिपार्श्विक के भाग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहें तो अवशोषित ऊष्मा को कार्य की समतुल्य मात्रा में परिवर्तित करना असंभव है। कार्य ऊष्मा को उसके समतुल्य कार्य में परिवर्तित तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक निकाय या पारिपार्श्विक के किसी भाग में कोई परिवर्तन हो। It is impossible to convert heat into equivalent amount of work without change in any part of system or surrounding। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के किसी भाग में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो जितनी ऊष्मा अवशोषित होगी वो कार्य की तुल्यांक मात्रा में समतुल्य मात्रा में परिवर्तित नहीं हो सकेगी। तो क्या होगा? अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित होगा। So only the part of the heat absorbed can be converted into work। कब तक? जब तक हम निकाय या पारिपार्श्विक के भाग में कोई परिवर्तन नहीं करें। Until there is no change in any part of system or surrounding। यदि सिस्टम और सराउंडिंग में परिवर्तन होता है तो फिर अवशोषित ऊष्मा को पूरी तरीके से कार्य में परिवर्तित किया जा सकेगा, समतुल्य मात्रा में परिवर्तित किया जा सकेगा। अदरवाइज अगर सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज के किसी भी भाग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अवशोषित ऊष्मा का केवल कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित हो सकेगा। इसकी समतुल्य मात्रा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। ये स्टेटमेंट है, कथन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि समस्त स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रमों द्वारा कार्य उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु अधिकतम कार्य प्रक्रम को उत्क्रमणीय रूप से कराए जाने पर ही प्राप्त होगा। जो भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनमें उनसे हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम वर्क, अधिकतम वर्क कार्य कब मिलेगा? जब प्रक्रम को उत्क्रमणीय रूप से कराया जाएगा। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रम उत्क्रमणीय कब होता है? जब साम्यावस्था हमेशा बनी रहे, यानी ये प्रक्रम इतनी धीमी गति से हो कि प्रत्येक पद में साम्यावस्था बनी रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो ऐसे प्रक्रमों को हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। अर्थात इनमें कार्य की अधिकतम मात्रा हमें प्राप्त होगी। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोड्यूस वर्क। जो भी स्वतः प्रक्रम है, स्वाभाविक प्रक्रम है, उनसे कार्य मिलेगा। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोड्यूस वर्क, बट द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड व्हेन द प्रोसेस टेक्स प्लेस रिवर्सिबली। मैक्सिमम वर्क के लिए हमें प्रोसेस को कैसे करना पड़ेगा? रिवर्सिबल तरीके से। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड इन एन रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक लाइन का सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। विश्व की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एंट्रोपी आप पढ़ चुके हैं पहले। एंट्रोपीज क्या है? ये अव्यवस्था की माप है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम।
और हमने ये भी देखा था कि जिन प्रक्रमों में, जिन प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है वो प्रक्रम स्वतः स्फुरित होते हैं, है ना, या स्पॉन्टेनियस होते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा हर सिस्टम की, हर निकाय की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एंट्रोपी को अधिकतम रखना चाहते हैं, अधिकतम रखना चाहता है। तो फॉर एग्जाम्पल एंट्रोपी, यदि आप कॉलेज से घर जाते हैं और घर जाने के बाद यदि आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं हो, तो आपकी इच्छा क्या होगी? बुक्स एक तरफ डालें, कपड़े खोल के एक तरफ डालें, शूज़ एक तरफ पटक दें। आपकी ये इच्छा कभी नहीं होगी अपने आप कि सब चीज़ों को वेल अरेंज करके रखें। यानी आपकी टेंडेंसी क्या होगी? एंट्रोपी को बढ़ाने की। तो इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल था। सिस्टम में भी, हर नेचुरल सिस्टम की टेंडेंसी होती है टू इंक्रीज़ द एंट्रोपी। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी, कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सेकंड नियम इसी को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि विश्व की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो आज के लिए बस इतना ही, थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के स्टेटमेंट और उनकी आवश्यकता। दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। थैंक यू स्टूडेंट्स।